प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और आज का जो वीडियो है बहुत ख़ास होने वाला है। और ख़ास किसके लिए है? ख़ास इसके लिए है कि यहाँ पर जितने भी यूपी बोर्ड के बायोलॉजी के पेपर में जितने भी छोटे क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन या बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने भी आते हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूरी तरीके से आप पढ़ लेंगे। और इनसे हटकर मेरी आशा है कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा पेपर में। तो आज का वीडियो आपकी 2023 परीक्षा के लिए कुछ खास होने वाला है। और जब 2023 परीक्षा के लिए खास होने वाला है तो इसको प्यारे बच्चों बड़े मन लगा के पढ़ना होगा। और बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक है और यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तरह तरह से मोड़ कर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन सभी पूरे टॉपिक को मैंने एक बहुत ही ढंग से यहाँ पर आपके पास पहुँचाने का प्रयास किया है। और देखते हैं क्या है। टॉपिक आपका है कुछ रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी को लेकर और कुछ बीटी फसलों को लेकर, कुछ पारजीवी जंतुओं को लेकर, मतलब जैव प्रौद्योगिकी का संपूर्ण टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी का करीब कह लीजिए संपूर्ण छोटा टॉपिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं कि आरडीएनए तकनीक में प्रयुक्त एंजाइम, आरडीएनए तकनीक मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं। मुख्यतया इनको हम क्लीवेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब क्लीवेज का मतलब तोड़ने वाले, विदलन करने वाले, ऐसे एंजाइमों की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम होते हैं जो क्लीवेज है, मतलब जो विदलन करते हैं। ऐसे दो प्रकार के एंजाइम हैं। एक तो पहला एंजाइम होगा एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, और दूसरा एंजाइम होगा एंडोन्यूक्लिएज। दोनों को ध्यान में रखेंगे और दोनों के वर्ग क्या है इसको भी बहुत ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात तो प्रश्न आता है कि एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम कैसा है या क्या कार्य करता है। तो इसको देखना है। और फिर आता क्वेश्चन है कि एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का क्या कार्य है और ये क्या काम करता है। भाई दोनों क्लीवेज, विदलन करने वाले दोनों एंजाइम हैं, तो इनके कुछ कार्य अलग अलग होंगे। तो इसीलिए इसको पूरी तरीके से समझना है, क्वेश्चन को भी समझना है कि एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम किसे कहेंगे या एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किसे कहेंगे। मतलब अब आते हैं एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम की तरफ कि ये डीएनए के 5 इंड या 3 इंड सिरों से न्यूक्लियोटाइड को पृथक कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ये काम क्या करते हैं, ये डीएनए के 5 इंड या 3 इंड, बात समझ में आई, काम क्या करेंगे, ये डीएनए के 5 इंड को या 3 इंड को, ठीक है, जो होते हैं इनसे जो है न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को पृथक करने का काम करते हैं, मतलब उसको विदलन करने का काम करते हैं। वो होते हैं एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। जैसे कोई डीएनए का खंड है, यहाँ पर कोई डीएनए का खंड है, मैंने यहाँ पर कोई डीएनए का एक खंड बना दिया और डीएनए के खंड में ये 5 इंड, 3 इंड, ये 5 इंड और ये 3 इंड हो गया, ऐसे दोनों इंड हो गए। अब चाहे 5 to 3 के लिए कह दीजिए, यहाँ से इसका विदलन ये कर सकते हैं, 5 इंड से लेकर विदलन कर सकते हैं या 3 इंड से लेकर इसका विदलन कर सकते, काट सकते हैं। इन्हीं को कहा जाता है एक्सोन्यूक्लिएज। लेकिन जो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं, ये डीएनए के अणु को मध्य से काटता है। दोनों में देखो क्या फर्क है, ये एंड से काटेंगे, ये दोनों, ये जो एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम है ये डीएनए को काटेगा कहाँ से, ये डीएनए को काटेगा
इंड से, इंड छोर से काटेगा, ये यहाँ पर छोर है, इनके छोरों से इसको काटेगा। लेकिन जो इंडो न्यूक्लियस एंजाइम है इसके अंदर ये पावर है कि इसको ये मिडिल से काट देगा, मतलब ये मध्य से काट देगा। तो दोनों के अंदर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर तो क्लीवेज जो है एंजाइम कितने हुए, 2 एंजाइम हुए, एक तो एक्सो और एक तो इंडो, 2 प्रकार के एंजाइम हुए, दोनों जो है आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कहता है कि 3 इंड सिरे से न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को पृथक करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो आपका तुरंत उत्तर आ जाना चाहिए एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि 5 इंड से न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को पृथक करने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, कौन सा एंजाइम में करता है? तो आपके पास उत्तर आ जाना चाहिए तुरंत एक्सो न्यूक्लियस। लेकिन जब तुमसे प्रश्न ये करेगा कि डीएनए को मिडिल से काटने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो आपका वो सही उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए इंडो न्यूक्लियस। यहाँ पर सारे कंफ्यूजन दूर कर लो। परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यहाँ से जो छोटे प्रश्न आते हैं, चूंकि अब तो रिवीजन का मामला चल रहा है, तो रिवीजन के मामले में केवल जो है हम इस समय छोटे क्वेश्चनों को उठा रहे हैं और वो तैयार होते जाएंगे और बड़े क्वेश्चन आप लोगों के अपने नोट से तैयार होते जाएंगे। हालांकि उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बड़े हैं, जो लघु उत्तरीय हैं, जो विस्तृत उत्तरीय हैं, उनके क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल हम आते हैं, देखते हैं प्रतिबंधन। दूसरी बात हम करते हैं, ये बात अपनी समाप्त हो गई। दूसरी बात करते हैं, इससे आधारित कम से कम हर साल परीक्षा के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये बात निश्चित है। तो मतलब ये आपको 1 से 2 अंक देने वाला क्वेश्चन है ही कतई। ये कहता है कि प्रतिबंधन या इसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। अभी देखो बात हम कर रहे थे, इंडो न्यूक्लियस की बात कर रहे थे अभी, बहुत ध्यान से देखना है। इसको चाहे प्रतिबंधन रिस्ट्रिक्शन कह लीजिए या रिस्ट्रिक्शन कह लीजिए, इंडो न्यूक्लियस एंजाइम ये क्या होते हैं? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि जो है प्रतिबंधन या रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम जो है ये क्या होते हैं? तो इनको हम आणविक कैंची कहते हैं, इन्हीं को हम आणविक कैंची कहते हैं या इन्हीं को हम आणविक चाकू के नाम से जानते हैं। कहने का मेरे मतलब है, ये कई बार क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ लिया जाता है कि डीएनए को काटने के लिए या किसी डीएनए अणु को काटने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसी को हम डीएनए को काटने वाला एंजाइम कह लेते हैं। आजकल इसका उपयोग भी बहुत उच्च स्तर पर किया जा रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन करता है आपसे कि आणविक कैंची किस एंजाइम को कहते हैं, तुरंत आप लिख देना प्रतिबंधन या रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम, और चाकू कहे तब भी वही बात होगी। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, कई बार परीक्षा में आपकी पूछा गया है ये क्वेश्चन, 10वीं बार ये क्वेश्चन आया है तुम्हारी परीक्षा में, बहुत सी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आता है और इतने क्वेश्चन मैंने आपको मॉडिफाइड करके यहाँ पर दिए हैं कि इससे कोई अब क्वेश्चन हट नहीं सकता है। क्या है? जीनी अभियांत्रिकी की नींव किसकी खोज से पड़ी? भाई जीनी अभियांत्रिकी की नींव किसके खोज हो जाने के बाद पड़ी? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा के अंदर। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए प्रतिबंधन या रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम। ये आपका जो है सही उत्तर हो जाना चाहिए। क्या करते हैं, फिर से देखते हैं कि जीनी अभियांत्रिकी इसकी खोज की जीनी अभियांत्रिकी ये टेक्नोलॉजी, जीनी टेक्नोलॉजी की नींव कब से पड़ी? भाई इसके लिए किसी भी टेक्नोलॉजी की नींव पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? भाई उसके लिए आवश्यक टूल्स होने चाहिए और उसमें सबसे बड़ा आवश्यक टूल्स तुम्हारा क्या था? प्रतिबंधन एंजाइम था, प्रतिबंधन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम था। और जब इसकी खोज हो गई तो जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी। ये क्वेश्चन काफी बार परीक्षा में पूछा गया है।
हम आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए को विशिष्ट जगह से काटने वाला एंजाइम कौन है? ऐसा क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। डीएनए को विशिष्ट जगह से, विशिष्ट का मतलब जो मेरी इच्छा हो ऐसी जगह से, जो इसमें मेरी इच्छा हो ऐसी जगह से जो है काटने वाला एंजाइम कौन है? मतलब ऐच्छिक जगह से काटने वाला एंजाइम कौन है, ये बात कह रहा है। तो इसका मतलब डीएनए को विशिष्ट जगह से, मतलब एक स्पेशल प्लेस से काटने वाले एंजाइम का क्या नाम है? आपका तुरंत उत्तर आ जाना चाहिए, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। आपको उत्तर तुरंत आना चाहिए और कतई गलती नहीं होनी चाहिए। विशिष्ट जगह से क्यों काटता है? विशिष्ट जगह से कैसे काटता है कि यह डीएनए को पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड को पहचान कर काटता है। यही विशिष्ट जगह है। कौन सी विशिष्ट जगह है? ये क्या काम करता है? ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड को पहचान कर वहां से ये काटने का काम करता है। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है? जैसे जीन का सीक्वेंस किस प्रकार से हो, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं डालडा, मतलब जब उल्टा सीधा एक समान कह लें उसको, क्या बचपन में ऐसी बातें करते थे कि भाई 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो हम कहते थे डालडा। जैसे मलयालम ऐसा कहते थे, तो चाहे इसको उल्टा कहो या सीधा कहो एक जैसे होता है। तो ये जो है जीन की जो स्ट्रक्चर होती है इन जगह पर उल्टा और सीधा एक समान होती है, तो इनको पहले पहचानने का काम करता है और पहचान करके इनको काटने का काम करता है। मतलब वही प्लेस जो है, वही एक स्पेशल जगह जो है वो क्या कहलाती है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड प्लेस कहलाती है, यहाँ से ये काटने का काम करता है। तो इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमा कर दे दिए जाएंगे। ये है कि हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये क्या काम करता है? ये किसी डीएनए को विशिष्ट जगह से काटने का काम करता, मतलब ऐच्छिक जगह से इसको काटने का काम करता है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में पूछा जाता है कि जैविक कैंची किसे कहते हैं? जैविक कैंची के नाम से किसको जाना जाता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसको जैविक कैंची कहते हैं? तो फिर भी इसके नाम लिख देंगे हम, क्या कहते हैं? रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसी को हम कहते हैं जैविक कैंची। मतलब इस पे से आधारित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, कतई आपको क्वेश्चन कितना भी मोड़ रहा हो, मैंने हर तरीके से इस क्वेश्चन को लिख दिया है कि आपको कहीं परीक्षा में कोई असुविधा ना हो। तो इसको हम जैविक कैंची भी कह सकते हैं। यह वायरस से पृथक किया गया है। अब मैं पूछता है ऐसा कौन सा एंजाइम है इसको वायरस से पृथक कर दिया गया हो, उस किससे निकाला गया है? या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कर देता है कि जो है प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ये किससे निकाला जाता है? तो आपको यहाँ पर उत्तर होना चाहिए वायरस। बात समझ में आ रही है? तो आपका उत्तर क्या होगा? यह वायरस से निकाला गया है, अर्थात वायरस से पृथक किया हुआ ये है। तो इस तरीके से अगर प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपको परेशान नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा वादा है। फिर से एक बार हम देख लेंगे, प्रतिबंधन या रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होता है? इसे आणविक कैंची कहते हैं, या इसको चाकू कह सकते हैं, या डीएनए को काटने वाला चाकू कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जैविक कैंची इसको कह सकते हैं। ये सारे इसके नाम हैं और उनको कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंस इसकी इतनी है कि जब से इस एंजाइम की खोज हुई तभी से जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगली बात है इसको कहाँ से निकाला गया था, इसको कहाँ से लिया गया था, या इसकी खोज कहाँ से हुई थी, है या प्राप्त कहाँ से इसको किया गया था? तो उसके लिए हम लिखेंगे वायरस, इसको वायरस से निकाला गया था। तो मेरी समझ से ये दोनों टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन उठते हैं और मैंने हर प्रश्न को बहुत ही बाखूबी से यहाँ पर तैयार किया है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि आर डीएनए में आर क्या है। एक बार ऐसा परीक्षा में क्वेश्चन आ गया था और बच्चों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया, कहा कि इसमें आर क्या लगा है, आर का मतलब क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर जो अक्षर यहाँ पर प्रयोग किया गया है रिकम्बिनेंट के लिए भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम लोग ये ध्यान रखेंगे, जो आर का प्रयोग किया गया है रिकम्बिनेंट, मतलब आर डीएनए को हम रिकम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आने ही चाहिए, आप एक भी नहीं छोड़कर आएंगे परीक्षा के अंदर कि आर डीएनए में आर को क्या कहा जाता है या आर किस चीज का सिंबल है। तो आर डीएनए में आर जो होता है ये रिकम्बिनेंट का सिंगल जो है संकेत है। अब हम देखते हैं कि इस रिकम्बिनेंट जो है डीएनए की को निर्माण इसका किसने किया था सबसे पहले। तो यहां से लेकर भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि आर डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए को खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे। याद रखेंगे बेटा, कोहेल तथा वोयर। कोहेल तथा वोयर ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले आर डीएनए का निर्माण किया था, रिकम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया था, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया था। देखो, री माने पुनः, कम्बिनेंट माने जोड़ देना, मतलब कहीं से काट कर और कहीं जोड़ देना। ऐसा कुछ डीएनए जिसका निर्माण किया था। चूंकि हम पूरे ब्राहट टॉपिक पर नहीं जाते हैं, हमारा उद्देश्य एक है, ये ब्राहट टॉपिक आपको हम एक एक पॉइंट पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा केवल उद्देश्य आपको छोटे क्वेश्चनों को ही देखना। तो जब छोटे क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हम वहां पर नहीं पहुंचेंगे। पुनर्योगज डीएनए को सबसे पहले जो है इसका निर्माण करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कोहेल तथा वोयर। अब इसको याद करके बिल्कुल रखना है, दिमाग के अंदर, अपने जहन के अंदर इस बात को उतार लेना है। फिर क्या है, अब ये आर डीएनए जो होता है वास्तव में कैसे बनता है, ये आर डीएनए को बनाया कैसे जाता है। चलो एक इसकी छोटी सी एक परिभाषा देख लेते हैं। प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये भैया क्या काम करता था, मैंने तो बहुत से ढेर सारे काम लिखा दिए यहाँ पर। प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए जीन को काट देता है। कहां से काट देता भाई, कहां से काट देता है, ये वांछित जगह से काट देता है। वांछित जगह कौन सी थी, पैलिंड्रोमिक प्लेस, ऐसी जगह से काट देता है, या ये मध्य से काट देता है जहां पर ऐसा सीक्वेंस जीन का आए जिसको हम दोनों तरफ से रीड कर सके, वैसी जगह से इसको ये काट देता है और काट कर किसी वाहक से जोड़ दिया जाता है। मतलब रिकम्बिनेंट, एक बार उसको काट दिया गया और काट करके किसी वाहक से जोड़ दिया गया, उसको फिट कर दिया गया। कैसे फिट किया गया, ये कोई था तुम्हारा जो है एक, हमने डीएनए जीन बना लिया यहाँ पर। अब हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक वाहक जीन बना के तैयार कर ली। बहुत ज्यादा बढ़िया डिजाइन नहीं बना रहा हूँ, जल्दी वाला काम है। तो इसको यहाँ से काट दिया गया और काटने के बाद इसको यहाँ से काट करके इस सिरे को यहाँ से जोड़ दिया गया। तो ये कैसा बन गया डीएनए। इसी डीएनए को तो हम आर डीएनए कहते हैं, स्मॉल आर लिखेंगे प्यारे बच्चे, आर डीएनए कहते हैं। समझ में बात आई। इसी को हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, मतलब पुनर्योगज डीएनए के नाम से जानते हैं। फिर से ध्यान रखना है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा किसी जीन डीएनए जीन को काट कर और किसी वाहक का मतलब वेक्टर, किसी वेक्टर के साथ जोड़ देने से जो डीएनए प्राप्त होता है वो डीएनए क्या कहलाता है, वो आर डीएनए कहलाता है।
इसकी परिभाषा भी हम लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं, तब एक प्रश्न आ जाता है आपके दिमाग में, ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं घुमा घुमा कर, आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कतई, और किसी भी एंगल से इसको भूलना नहीं है। वाहक क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, या बोल देगा कि नहीं, दो वेक्टर के नाम बता दीजिए, क्या करेंगे आप, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कह लेते हैं, या बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज या हम प्लाज्मिड को क्या कह लेते हैं, वेक्टर कह लेते हैं, वाहक कह लेते हैं। मतलब अब तुम्हारी समझ में आ रहा होगा कि हम कोई सेल से डीएनए को निकालने के बाद उसको जो है काट ले, प्रतिबंधन एंजाइम से काट करके प्लाज्मिड के साथ जोड़ दें। तो ये लाभ क्या मिलने वाला है, प्लाज्मिड के साथ जोड़कर लाभ तो मिलने वाला है, इसकी कापियां भी तैयार हम कर सकते हैं, बहुत सी मैंने कापियां तैयार कर सकते हैं। मतलब पीसीआर का प्रयोग करके। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तबीयत इस समय बिल्कुल अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन अब पढ़ाई के मात्र 12 दिन रह गए हैं, 13 दिन पढ़ाई के रह गए हैं, और इसमें पढ़ाई तो करनी ही कतई, और आप लोगों के साथ मुझे भी बहुत बराबर मेहनत करनी है। देखते हैं, फिर तो प्लाज्मिड समझ गए, बैक्टीरियोफेज समझ गए भाई, इसको जीवाणु भोजी जो है कहा जाता है। जीवाणु भोजी जो है, या जो है प्लाज्मिड एक ऐसे हैं, इनको हम वेक्टर कहते हैं। अब ये भी बात परीक्षा के अंदर आया कि प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको एक बात याद रखना है, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट प्लाज्मिड कहलाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं, बेटा ये सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, ये बात ध्यान रखेंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं कि उनमें एक उनका ओन पर्सनल जेनेटिक मटेरियल रहता है, लेकिन इसके साथ में उनके में एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, अतिरिक्त जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और इसी अतिरिक्त जेनेटिक मटेरियल को प्लाज्मिड के नाम से हम जानते हैं। बात समझ में आई। तो जो इनके पास, अच्छा, इसी प्लाज्मिड की खोज के बाद जो है बैक्टीरिया में संयुग्मन या बैक्टीरिया में लैंगिक जनन कह लीजिए एक हिसाब से। अब तो एक जिसमें जिस बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड नहीं होगा उसको हम माइनस कह लेंगे, इसको हम प्लस कह लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद इस पर भी चर्चा होने लगी कि बैक्टीरिया में भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, होता कैसे है। असलियत में ये जो है अगले बैक्टीरिया में प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देता है, और दोनों बैक्टीरिया उनसे जो संतान बनती है उसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। तो हम प्लाज्मिड हमारे लिए तो भाई बहुत उपयोगी है, मानव के लिए प्लाज्मिड बहुत उपयोगी है। तो हमने यहाँ पर सीख लिया बहुत सी ढेर सारी चीज़ें। अब इस पोर्शन से, इससे हटकर कोई क्वेश्चन मुझे तो नहीं लग रहा है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से इसको कि आरडीएनए में जो आर होता है उसको रिकम्बिनेंट कहा जाता है या पुनर्योगज कहा जाता है। इसका निर्माण सबसे पहले कोहेल तथा बोयर ने किया था, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये आरडीएनए बनता कैसे है, डीएनए प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को से डीएनए जीन को काट दिया जाता है और फिर उसको किसी वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है, और वेक्टर के साथ जोड़कर
हमको प्राप्त हो जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। प्लाज्मिड क्या है? वाहक किसे कहते हैं? वेक्टर किसे कहते हैं? वाहक जैसे प्लाज्मिड और जो है बैक्टीरियोफेज, ये जो है वाहक कहलाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अगली बात कि ये प्लाज्मिड क्या होता है, तो ऐसा कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है पार्ट। तो मैंने क्या बताया कि प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमोसोम, सॉरी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। अब बहुत देर तक तोड़ने की बातें कर ली, अब जोड़ने की बातें भी कर लेते हैं। बार बार तो ये बात बताई गई कि जो है इसको काटता है वहां से जोड़ता है, इसको काटता। भाई जोड़ने वाला गम तो भी होना चाहिए आपके पास, नहीं तो काट दिया जुड़ेगा कैसे? तो इसके लिए एक बहुत जरूरी है एक गम, और गम वो वाला नहीं, गम का मतलब जोड़ने वाला, वो होता है डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम जिसको लाइगेज कहते हैं। ये भी बड़ा परीक्षा में पूछा जाता है कि जब डीएनए को काटेगा भैया एंडोन्यूक्लियस, और जब काट देगा तो उसको जोड़ेगा कौन? उसको जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसको लाइगेज के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बड़ा चर्चित ये प्रश्न रहा है, मैंने देखा कि काफी बार परीक्षा में आपके स्टेम सेल से क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं स्टेम सेल से। बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए आपके पास नोट्स मौजूद है, और उन्हीं से आपको पढ़ना है। स्टेम सेल क्या होती है, बहुत एक छोटी सी परिभाषा हमने दे दी है, आपको तुरंत याद हो जाएगी। मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। क्या है? अभिन्नित सेल, मतलब जिनका डिवाइडेशन नहीं हुआ है। समझ में बात आई? ऐसी सेल जिनका डिवाइडेशन नहीं हुआ है, अभिन्नित मतलब जिनका भिन्नन नहीं हुआ है, मतलब जिनके टुकड़े नहीं हुए हैं, ऐसी सेल जो माइटोसिस से अधिक सेल बना लेती हैं, स्टेम सेल कहलाती है। मतलब ऐसी सेल जो माइटोसिस क्रिया करने के बाद अधिक और अधिक सेल बनाने की क्षमता रखती है, उन्हीं को स्टेम सेल कहते हैं, या इन्हीं को हम स्तंभ सेल के नाम से, स्तंभ कोशिका के नाम से हम जानते हैं। अब ये पाई कहाँ जाती है, इनके उपयोग क्या है? बड़े उपयोग है। जीन थेरेपी में इसका उपयोग कर लिया जाता है, कोई अंग गड़बड़ हो गया वहां पर इसका उपयोग कर लिया जाता है, त्वचा के रिजनरेशन में उसका उपयोग कर लिया जाता है, बहुत से रोगों का इलाज जो है स्टेम सेल से कर लिया जाता है। तो बहुत से इसके यूजेज हैं, और ये मिलते हमको कहाँ से हैं? ये बेटा दो प्रकार के होते हैं स्टेम सेल, एक तो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एक होता है एडल्ट स्टेम सेल। दो प्रकार की स्टेम सेल होती है। कौन? एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एक एडल्ट स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ये का ब्लास्टोसिस्ट से प्राप्त होती है। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशयी संरचना है, गर्भ के समय ये संरचना पड़ती है। जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेसन पढ़ाएंगे उस समय इसके बारे में हम विस्तृत वर्णन करेंगे। तो वहां से इनको प्राप्त कर लिया जाता है, या एडल्ट में जब बच्चे का जन्म हो चुका होता है तो उसको विभिन्न जगहों से प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे ब्रेन से उनको प्राप्त कर लिया जाता है। ये सेल है, काम इनका क्या है एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा। इनका काम है कि अगर आपके अंदर कोई क्षति हो गई है, कोई अंग है, उसका रिजनरेशन करना है, तो ये जो स्टेम सेल एडल्ट में होती है, तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक दे दिया कि ब्रेन सेल से निकाल ली जाती है, ब्रेन से निकाल ली जाती है। और इनका काम भैया क्या होता है? काम इनका यही होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जल गया,
और जलने के बाद जो है उनके किसी अंग का नुकसान हो गया, या ऐसे कह लीजिए कहीं ये अंगूठा कट गया जाकर, ये नहीं रहा यहाँ पर, और इसमें हमको एक नया अंगूठा लगाना है, तो बाजार से तो लाएंगे नहीं, यहाँ से नया अंगूठा इसमें लगा लेंगे। हाँ, तो इसकी सर्जरी कराई जाती है। तो स्तंभ सेल ही होती है, स्टेम सेल होती है, इनसे जो है इनको पुनरुद्भवन इनका कराया जाता है और उसे वैसे ही संरचना प्राप्त कर ली जाती है। इनके अंदर क्लोनिंग करने की क्षमता होती है। ये अपने जैसे ही बहुत प्रकार की, कई प्रकार की होती है, मैंने पढ़ाया 5 प्रकार की स्टेम सेल्स होती है। टोटिपोटेंट सेल, बहुत सी ऐसी सेल है, मैंने पढ़ाया, वहाँ पर टॉपिक को देखिए जाकर। फिलहाल 1 नंबर का क्वेश्चन था, एनफ है इतना। आते हैं बेटे अगले टॉपिक पर। हाँ, तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आता था, कई बार मैंने देखा है परीक्षा में पूछा गया आपसे कि जो है पूंजीकरण विधि कौन सी होती है। भैया ये क्या है, एक सेल के अंदर उपचारित डीएनए को भेजना। भैया एक सेल तो बहुत छोटी होती है, उस सेल के अंदर कोई प्रोसेस होंगे, उन्हीं प्रोसेस के सहायता से उसको भेजा जाएगा। तो उसकी एक शॉर्ट गन विधि है, सबसे अच्छी विधि होती है। एक गन टाइप की जो है होती है, और इसमें जो है रिकम्बिनेंट डीएनए को रख दिया जाता है, फिर सेल के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है। एक ऐसी विधि है। तो ये काफ़ी बार मैंने देखा परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आया है तुम्हारे कि पूंजीकरण विधि किसे कहते हैं। तो इसको हम शॉर्ट गन प्रोसेस विधि कहते हैं, शॉर्ट गन विधि के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल में डीएनए की मोलर सांद्रता कैसे ज्ञात करोगे। काफी बच्चे इस बात क्वेश्चन को देखकर परेशान हो जाते हैं कि भैया ये मोलर सांद्रता कैसे ज्ञात की जाएगी, भाई डीएनए की मोलर सांद्रता कैसे ज्ञात की जाएगी। लेकिन अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। किसी भी एनिमल के अंदर आप जो है उनके डीएनए की मोलर सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। कैसे, आपको एक सूत्र याद रखना होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। आपको इस सूत्र को याद रखना है। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिख दिया, तो इसको आप समझ लीजिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जैसे मानव के लिए हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, मानव के लिए है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या मानव में 46 हुई और 46 को मल्टीप्लाई कर दिया आराम से, तो मानव में क्रोमोसोम का मोलर सांद्रण कितना आ गया, 2.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो जाएगी 18 मोल्स। तो इस बात को भी नहीं भूलेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ जाता है आपकी, तो आपको ध्यान में रखना होगा। अब एक क्वेश्चन आता है, आनुवांशिक रूपांतरित पौधा क्या होता है। आनुवांशिक रूपांतरित पौधा, भैया जैसे कहा गया रूपांतरित मतलब रूप को परिवर्तित कर दिया गया, काहे से, आनुवांशिकी के द्वारा। मतलब इसका मतलब क्या है, पारजीनी पादप, मतलब जिसके डीएनए के अंदर कुछ हेर फेर हुई हो और उस कुछ हेर फेर करने के बाद मतलब कुछ काटा गया है और फिर उसमें कुछ जोड़ दिया गया है, तो जो काटा जाएगा हटाया जाएगा। भैया घर में अच्छी चीज़ें तो हटाई नहीं जाती, नया कूलर ले आओगे, नया फ्रिज ले आओगे, तो क्या उसको फेंक दोगे, पुराने लायक धोई के रख लोगे, ऐसा तो नहीं होगा भाई। होना क्या होगा, होगा कि कोई खराब चीज़ को आप हटा देंगे, और कोई खराब चीज़ को जब हटाएंगे तो उसके रिप्लेस में एक नई चीज़ लाएंगे। हमारे ख्याल से जब नई चीज़ लाओगे तो वो अच्छे न होगी। तो इसका मतलब ये है, हम कोई वांछित जीन को जब जोड़ देते हैं किसी पौधे के अंदर, तो उसे हम कह लेते हैं आनुवांशिक रूपांतरित पौधा, या इसी को हम पारजीनी पादप भी कहते हैं। काफी बार ऐसा पूछा गया कि पारजीनी पादप क्या होते हैं। अब बच्चे पढ़ के रट के गए, यहाँ से रट्टा मार लिया,
मन लगाएंगे क्या है आनुवांशिक रूपांतरित पौधा क्या होता है, आनुवांशिक रूपांतरित पौधा क्या होता है, आनुवांशिक, वहाँ गए मुँह फैला दिया इतना बड़ा, आनुवांशिक रूपांतरित पौधा होता है। अरे भैया पारजीनी पादप भी जो है यही है, इसी को कह दिया जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, इसके उदाहरण कौन है, ऐसा विकल्प दे दिया जाता है। इसके अंदर जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, ये सारे जो है ये पारजीनी पादप हैं। कहने का मतलब इनके डीएनए के अंदर कुछ हेर फेर की गई है, और हेर फेर करने के बाद जो है ये पौधे प्राप्त हो गए, तो भैया ये पहले से बेहतर ही होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तकनीकी लगाई गई और इसके बाद क्या खराब बनाने के लिए लगाई गई। तो ये सब क्या है, आनुवांशिक रूपांतरित पौधे हैं, GMO। समझ में बात आई? GM प्लांट इनको भी कहते हैं। और ये बीटी क्या होता है, बीटी को हम एंटीटॉक्सिन कहते हैं। मतलब ये हमने क्वेश्चन को देखा, इतना घुमा देता है प्रश्न आपके लिए कि आपको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। उसने बोला कि पारजीनी पादपों के अंदर जो प्रतिविष होता है, एंटीटॉक्सिन होती है, ये क्या होती है? वहां पर लिखा है वसा है, लिखा कार्बोहाइड्रेट लिखा है, वहां पर प्रोटीन लिखी है, वहां पर लिखा है इनमें से कोई नहीं। अब आप वहां पर इस बात को जरूर याद रखेंगे कि यह जो एंटी टॉक्सिन जिसको प्रतिविष कहते हैं, ये क्या है, ये प्रोटीन होती है। इस बात को बिल्कुल याद रखना है कि जो बीटी है यहाँ पर ये क्या है, प्रोटीन है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है, जीनी अभियांत्रिकी द्वारा बनाए गए पदार्थ कौन कौन से? अरे भैया ऐसे पदार्थ जो जिनको हम जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा बनाए, भैया बहुत से पदार्थ ऐसे बने हैं। कुछ एक पदार्थों के नाम हम तो याद रखेंगे, जैसे HGH, इसको क्या कहते हैं भाई, HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, और काहे के द्वारा, जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जीनी अभियांत्रिकी जेनेटिक्स के द्वारा इसको बना लिया गया। भैया कैसे बनाया गया? और इंसुलिन अग्न्याशय की कोशिकाएं करती हैं इंसुलिन का श्रावण, नहीं बना तो चलो इसको बाहर से बना लिया गया। भाई लोगों के पास जो है बड़ी समस्या हो जाती है इंसुलिन वाली, उनको चीनी का रोग हो जाता है ना, शुगर, तो शुगर की एक अच्छी दवाई भी है, इसका प्रयोग किया गया। प्रत्येक तीसरे आदमी को शुगर है, अब अगर ये शरीर भरोसे रहता तो भैया कोई ठीक है नहीं होता। इसका मतलब है इसको औद्योगिक रूप से बनाया जाता है। और फिर जो है इंटरफेरान, अरे भैया इंटरफेरान किसे कहते हैं? इंटरफेरान के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया है आपको, इंटरफेरान। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इंटरफेरान क्या होते हैं। तो अब आपसे ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा बनाए जाने वाले कुछ एक पदार्थों के नाम बताइए, तो आप भाई 2-3 लिख देंगे पदार्थ। लेकिन आपके साथ एक ऐसा क्वेश्चन भी वो कर सकता है कि औद्योगिक रूप से जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं? भैया औद्योगिक रूप से कौन से बनाए जाते हैं? तब भी आप जो है इनके नाम ही लिख देंगे। औद्योगिक रूप से नहीं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बनाएगा तो घर में पिएगा का भाई, बनाएगा तो औद्योगिक रूप के लिए भाई, बेचने के लिए सब बनते हैं, इंटरफेरान बनते हैं, इंसुलिन बनती है, सब बिक्री होती है नहीं। हेपेटाइटिस बी बड़ा यार खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के निर्माण की तकनीकी क्या है? हेपेटाइटिस बी, और इसका टीका बनता है, ये कौन सा है? DNA पुनर्योगज, वही तकनीकी, रिकम्बिनेंट DNA बनाना वही तकनीकी है, ज्यादा यहाँ पर नहीं फोर्स कर रहे हैं। पहली जीन चिकित्सा द्वारा उपचारित रोग, ये बड़ा भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बड़ी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को मैंने देखा, बड़ी परीक्षाओं में देखा इस क्वेश्चन को कि भैया जीनी चिकित्सा के द्वारा, जीन थेरेपी के द्वारा
कौन सा ऐसा रोग था जिसको सबसे पहली बार जो है ठीक किया गया? तो भैया याद रखना, एडीए की कमी से उत्पन्न SCID रोग, याद रखेंगे इस बात को कतई। ये जो प्रथम उपचारित रोग था वो कौन था? वो था एडीए की कमी से होने वाला रोग, जिसको हम क्या कहते हैं? SCID। और एडीए क्या होता है? एडिनोसिन डीएमीनेज की कमी अगर हो जाती है तो SCID रोग हो जाता है। तो ये बात भैया ध्यान रखेंगे, स्टार पॉइंट है आपका, मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ करते हैं? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग भैया हम जीएम क्रॉप बनाते हैं। जीएम क्रॉप का मतलब क्या है? जीएम फसलें, कौन सी? आनुवांशिक रूपांतरित पौधे, है कि नहीं? जीएम फसलें, इनको बनाते हैं। और इनका उपयोग कहाँ पर है? कुछ पौधे, एक बात तो आप लोग समझते होंगे कि लेगुमिनेसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं उनमें जो है अतिरिक्त यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनकी जो जड़ होती है वो ग्रंथिल होती है और उनकी जड़ के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम फैमिली खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम लेगुमिनेसेरम। तो ये बैक्टीरिया क्या काम करता है? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। नाइट्रोजन का जब स्थिरीकरण कर देता है तो क्या होता है? तो भैया इनको प्रकृति से नाइट्रोजन मिलती रहती है, तो इसलिए एक्स्ट्रा जो है यूरिया की बोरी ला के उसमें छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई वैज्ञानिकों ने सोचा अगर यही राइजोबियम ही क्यों लिया जाए। अरे राइजोबियम मैंने बोल दिया, लेगुमिनेसी के कुल में ऐसा कौन सी बात है? तो चलो ऐसे कोई और भी फसलें बना ली जाए जिसमें यूरिया की आवश्यकता ना पड़े। तो बहुत से पौधे ऐसे बनाए गए जहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देने की क्षमता होती है पौधों में, और उन पौधों को बोने से यूरिया देनी नहीं पड़ती है। यूरिया क्या है भैया? 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया में, मतलब मुख्य पोषक तत्व के रूप में वहाँ यूरिया नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये बात है। तो हम तो कृषि में इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए। इंटरफेरान क्या है? अभी मैंने कहा था इस शब्द को अभी हम आपको समझाएंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, और लेकिन बहुत ही छोटे शब्दों में इसको समझाएंगे कैसे होता है। एंटीवायरस ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या है? इंटरफेरान। ये वायरस का एंटी है, प्रति है। एंटीवायरस ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रतिरक्षा नियंत्रण करती है, और इसी को इंटरफेरान कहा जाता है। डायरेक्टली हम कहते हैं जीवाणुओं को किल करने को, विषाणुओं को किल करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो इंटरफेरान की दवाइयाँ होती है। इंटरफेरान अल्फा, बीटा, गामा, है कि नहीं है? तो भैया इंटरफेरान ये क्या करता है? इंटरफेरान जो है जीवाणुओं की हत्या कर देता है, ठीक है, जीवाणुओं को खत्म करने काम करता है। आ जाते हैं बायोपायरेसी से। बहुत से लड़के जो है इससे बड़े परेशान रहते हैं, सर की बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी क्या है, और परीक्षा भी इससे परेशान रहती है, बच्चों से पूछती है भैया बायोपायरेसी क्या है। तो भैया जानेंगे आज बायोपायरेसी क्या, बहुत छोटे शब्दों में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, बहुराष्ट्रीय का मतलब बहुत से देशों की कंपनियां, है कि नहीं? MCPS ऐसी कंपनियां या संगठन जब किसी देश की जैविक संसाधन का समुचित
प्रतिकर न देकर उसका उपयोग कर ले, ये घटना बायोपायरेसी कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको सरल शब्दों में सुन लो। सरल शब्द ये है कि जैसे भैया आपने जो है कोई प्रोडक्ट बनाया और आपके प्रोडक्ट को मैंने क्या किया, आपका प्रोडक्ट था और हमने उसका कर चुकाया नहीं, और बिना उसके कर चुकाए हम उसका प्रयोग करने लगे, तो जो ये घटना होगी इसी को बायोपायरेसी कह दिया जाएगा। समझ में बात आई? इसके लिए पेटेंट कराया जाता है अपनी चीज़ों को, है ये एक रूल्स होते हैं व्यापार के, और उसके लिए एक शब्द आता है बायोपायरेसी, है नहीं भैया? क्राइम है बायोपायरेसी, ठीक है। पायरेसी क्या है? बायोपायरेसी क्या है? मतलब जबरदस्ती आपकी वस्तु का उपयोग कर ले और उसके बदले में आपको धन ही ना दे, यही तो बायोपायरेसी है। तो इसके लिए अपने प्रोडक्ट का, अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको बनाने वाला मतलब निर्माता क्या करता है, ये अपने नाम पर उसको पेटेंट कराता है, और पेटेंट करने के बाद जो है जो कुछ व्यापार होता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है। ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है? काफी बार पूछा गया। भैया ये परिभाषा समझ में आ गई आपकी? मुझे तो लग रहा है यार बड़ी इजी वे में इसको मैंने लिखा है यहाँ पर, है कि नहीं? बहुउद्देशीय कंपनी हो या संगठन हो, जब किसी देश की जैविक संसाधन का समुचित कर न दे और उसका उपयोग कर ले, ये बात है। बेईमानी मतलब झर बेईमानी। ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? आते हैं देखते हैं बेटे। पौधों में जैविक तकनीकी का प्रयोग करना, मतलब ग्रीन है तो यार हरा होगा पौधा, और जैविक तकनीकी का प्रयोग कर रहे हो यहाँ पर, मतलब ग्रीन पौधे के अंदर, और जैव प्रौद्योगिकी मतलब उसके जीन के अंदर कुछ छेड़छाड़ कर देना, मतलब पौधों में जैविक तकनीक के द्वारा, जैविक तकनीक मतलब आनुवांशिक रूपांतरण जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा कोई उसमें हेर फेर कर देना, और हेर फेर करने के बाद जो है एकदम अपने लायक चीज को बना लेना ही ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं इस चीज को। हाँ मतलब क्या, कोई चीज बनाएंगे हम तो अपने लिए अच्छे न होगी तभी बनाएंगे, खराब तो बनाएंगे नहीं। तो इसका मतलब है इस ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से हम अच्छे नस्ल की फसलों का निर्माण कर लेते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, या हम और भी कह सकते हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ा लेते हैं, उन फसलों की गुणवत्ता को बढ़ा लेते हैं, या ऐसा कह सकते हैं उनके उत्पादन को हम बढ़ा लेते हैं, ऐसी बात भी हम कह सकते हैं। तो इन विधियों के द्वारा हम जो है इन विधियों के द्वारा हम अच्छे फसलों का जब निर्माण करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी। अब देखो कैसे, जैसे गोल्डन राइस, अभी हमने कहीं पर लिखा था, ये देखो यहाँ पर उदाहरण भी लिखा है गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस चिल्ला रहे हैं इतनी देर से हम, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। गोल्डन राइस सुनहरा चावल, और गोल्डन राइस जो है इसमें की खास विशेषता क्या है भाई? इसकी खास विशेषता है इसमें विटामिन ए है। अब तो बहुत परेशान हो गए हो भाई, काहे? क्योंकि गोल्डन राइस, चावल खाओ विटामिन ए प्राप्त करो, है कि नहीं? मछली खाए काहे प्राप्त करो भाई, है विटामिन ए। तो अगर आपको कोई रतौंधी संबंधी बीमारी है, गोल्डन राइस खाओ। क्या जरूरी है मांसाहारी होना? ना हो मांसाहारी, भाई शाकाहारी बनो, और उसकी जगह पर क्या करते हैं हम गोल्डन राइस खा लेते हैं। मतलब अब क्या है, धान के पौधे में विटामिन ए उत्पन्न करने वाले जीन को प्रविष्ट करा दिया गया, तो अब जो उनसे चावल मिलता है, जो धान मिलता है, उसमें विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा भाई, बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ में विटामिन ए भी मिल जाता है, तो विटामिन ए की भी कमी पूरी होती है।
तो एक अच्छी बात है। अब जैसे फ्लेवर सेवर टमाटर है, आजकल के टमाटर, अब तुम याद करो थोड़े दिन पहले जो है, आज से 5-10 साल पहले देखिए, टमाटर आते थे और टमाटर आने के बाद 2 दिन तक गए, पिलपिला हो गए, ऐसे ऐसे है कि नहीं, दबने लगे, और 1-2 दिन रखा वो खराब हो गए, और खराब होने के बाद सड़ने लगते। आज टमाटर ले आते हो बिल्कुल लकड़ी जैसे कर रहे एकदम कड़े एकदम, है नहीं, तो वो क्या होते, वो खराब नहीं होते, और ना तो वो खराब होते ना तो उनका स्वाद जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये क्या है, आनुवांशिक रूपांतरित पौधे हैं, मतलब इनके अंदर जैव प्रौद्योगिकी की गई है, और इनमें टमाटर का स्वाद वही रहता है जो होगा, और साथ साथ में इनका भंडारण भी करने में असुविधा नहीं रह सकती है, ज्यादा दिन तक जो है इनका भंडारण किया जा सकता है। तो ये वीडियो जो था हमारी समझ से बहुत यूजफुल आप के लिए होने वाला है 2023 की परीक्षा के तहत बोर्ड की। और मैंने कोशिश की है प्यारे बच्चों कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जितना भी है वो हम इधर से खींच के आपकी झोली में डाल दें। अगर आप 1 घंटा समय निकालते हैं तो मुझे आशा है कि इस टॉपिक से हटकर एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के पेपर में नहीं आएगा। आप लोग क्या करेंगे कि इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपके पास एक बार पढ़ने के बाद अगर समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, चाहे तो नोट कर लेना, इसको एक बार रिवीजन कर लेना। जल्दी में हो तो थोड़ी स्पीड वीडियो की बढ़ा लेना, रिवीजन हो जाएगा, और खुद लाभ लो, दूसरे को भी लाभ दिलाओ। इसलिए शेयर करना भी इसको ना भूलें, और कोशिश करें कि जब ये वीडियो शेयर होगा, मुझे लग रहा है मेरा आत्मबल बढ़ेगा, और मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए और लाऊंगा। धन्यवाद और नमस्ते।